वेलकम बैक बच्चों। मैं अभिजीत आनंद फिर से आर्म्स एकेडमी की तरफ से आपके सामने हाजिर हूँ और आज हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करने वाले हैं। तो लास्ट क्लास में हमने सारे एसिलेशंस और के बारे में देख लिया था कि सेंट्रीपिटल एसिलेशन, टेंजेंशियल एसिलेशन, अल्फा एंड ए नेट। उनको जानने के बाद हम अभी बहुत सारे न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे एंड उसको अच्छे से समझने के बाद हम लोग डायनेमिक्स को फिर अच्छे से समझ सकते हैं। डायनेमिक्स कुछ नहीं है, ये एसिलरेशन किस फोर्स के चलते आता है, बस वही जो एक्सप्लेन करता है उसी को हम लोग डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन करते हैं। तो अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हम प्रैक्टिस करेंगे एंड देन अगेन हम लोग फोर्सेस पे स्विच हो जाएंगे, जो कि अगर आप एसिलेशन अच्छे से समझ जाते हो तो फोर्सेस समझना आसान ही होगा आपके लिए। तो चलिए वन बाय वन करके क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और अपने सामने पहला क्वेश्चन सामने हाजिर है। बिफोर दैट मैं आपको एक रिवीजन दे देता हूं सारे एसिलेशंस का कि क्या था अपना एसिलेशन, जरा बोलिएगा। अपना एसी क्या हो जाता है? अपना एसी अगर चेक करिएगा, एसी का वैल्यू क्या होता है? सो एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। एटी क्या हो जाएगा बच्चा? एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। एसी इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, एटी इज इक्वल टू आर अल्फा। एटी की वैल्यू एक और होती है, क्या होती है? चेंज इन स्पीड विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। एक और क्या होता है अपना सर? वी स्क्वायर बाई आर, आर अल्फा। एटी ए नेट क्या हो जाता है? ए नेट इज इक्वल टू सर दोनों कॉम्बिनेशन ए सी स्क्वायर प्लस ए टी स्क्वायर। तो ये भी अपना आ गया। सो यू नीड टू रिमेंबर ऑल दिस फोर formulas to solve the question which are going to come in the next slides. चलिए शुरू करते हैं और पहला क्वेश्चन आज का हमारे सामने हाजिर है। क्या कह रहा है ये जरा देखते हैं। A particle travels in a circle of radius 20 centimeter at a speed of that uniformly increases. तो uniformly increase होते जा रहा है। If the speed changes from 5 to 6 मीटर पर सेकेंड इन 2 सेकेंड, so v initial इसके पास कितना था? v initial is 5 मीटर पर सेकेंड, तो v फाइनल क्या हो जाएगा सर? 6 मीटर पर सेकेंड। टाइम क्या हो जाएगा सर? 2 सेकेंड्स। देन फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन। तो सर एंगुलर एक्सेलरेशन से पहले हम लोग AT निकाल सकते हैं। AT इज इक्वल टू dv या डेल्टा v बाई डेल्टा t भी बोल सकते हैं, चेंज इन वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज v फाइनल माइनस v इनिशियल बाई टाइम टेकन। सर 6 माइनस 5 बाई 2, आई थिंक कितना आ जाएगा? 1/2, दैट इज 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वंस वी हैव गॉट द टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, हम लोग एंगुलर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? तो सर अल्फा इज इक्वल टू सर AT बाई आर। AT बाई आर, तो सर AT क्या आ रहा है अपना? बोलिए बच्चा। AT आ रहा है अपना 0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डिवाइडेड बाई रेडियस क्या है बच्चा अपना? 20 centimeter. So 20 into 100, that is 5 times. So 5 5 is 25. So 2.5 rad per second square. आया ना? So सेंटीमीटर से मीटर ये कट जाएगा तो 1 by ये सेकेंड rad per second square. ये alpha is equal to 2.5. So it was I've already told you कि जो फॉर्मूला हमने लिखा उसी बेस पे हम लोग क्वेश्चन करेंगे। अगर इस पे आपको कॉन्सेप्ट अच्छा हो जाएगा देन आपके लिए फोर्सेस लिखना भी आसान हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। A particle moves in a circle of radius 0.5 at a speed that uniformly increases. Find the angular acceleration of the particle if speed changes. A similar type of question is given. So we can बहुत आसानी से कर सकते हैं सर। AT is equal to डेल्टा V by R। डेल्टा V कितना हो जाएगा सर? 4 minus 2/4 सेकेंड, that is 2/4, that is 0.5। तो यहां से हमारा AT is equal to R अल्फा। AT आ गया है, रेडियस क्या दिया हुआ है? रेडियस इज इक्वल टू 0.5 मीटर। तो सर अल्फा क्या हो जाएगा? अल्फा इज इक्वल टू AT अपॉन R। AT की वैल्यू 0.5, यहाँ पे मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा और ये तो मीटर दिया हुआ है, तो 0.5 डिवाइडेड बाई 0.5, सो इट इज 1 rad पर सेकेंड स्क्वायर। 1 rad पर सेकेंड स्क्वायर। हाँ या ना? बहुत आसान क्वेश्चन था, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चा? प्लीज पॉज द वीडियो, ट्राई टू सॉल्व द क्वेश्चन बाय योरसेल्फ। A body of mass 2 kg lying on a smooth surface is attached to a string which is 3 meter long.
3 मीटर लॉन्ग लंबा स्ट्रिंग दिया हुआ है and it is lying on 2 kg mass lying on a smooth surface is attached to the string and then whirled around in a horizontal circular motion zoom करके नाच रहा है वो horizontal circular motion में making 60 revolutions per minute। एक रेड पेन से नोट लिख लीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं, मुझे शायद याद है कि whenever revolutions is given means omega is given, whenever revolutions per minute, revolution per minute is given means ओमेगा इज गिवन, ओमेगा दिया हुआ इज गिवन। ये याद रखिएगा, रेड पेन से नोट को ध्यान से लिख लीजिएगा अपने शॉर्ट नोट्स के कॉपी में। प्लीज ऐड दिस इक्वेशन इन योर शॉर्ट नोट्स कॉपी। तो ये ऐड कर लीजिए, जो भी चीज मैं रेड पेन से लिख रहा हूं उसको तो अपने शॉर्ट नोट्स के कॉपी में ऐड बिल्कुल ही कर लीजिए। चलिए क्या देखते हैं। तो सर, a body of mass 2 kg, mass of a body is given which is whirling around in a circular motion 2 kg, स्मूथ सर्कुलर पेस और स्ट्रिंग का लेंथ और दिया हुआ है। तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन में घूम रहा होगा, यहाँ पे लेंथ है और यहाँ पे अपना मास है। ये मास कितना दिया हुआ है, ये लेंथ 3 मीटर लॉन्ग है और मास कितना दिया हुआ है 2 kg दिया हुआ है। तो चलिए सर, रेडियस इज गिवन, रेडियस इज हाउ मच 3 मीटर एंड मास इज गिवन, सर्कुलर मोशन ओमेगा इज आल्सो गिवन, ओमेगा इज इक्वल टू सर हाउ मेनी रेवोल्यूशन, 60 रेवोल्यूशन, यानी डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी होता है और एक रेवोल्यूशन होने में 2 पाई कवर होता है। तो 60 रेवोल्यूशंस कवर होने में कितना हो जाएगा, 60 इंटू 2 पाई डिवाइडेड बाय टाइम कितना लग रहा है, ध्यान से देखिए सर, पर मिनट, 1 मिनट मतलब 60 सेकेंड्स, 60 गॉन, इट इज 2 पाई रैड पर सेकेंड। आसानी से मुझे पता चल गया ओमेगा। सो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कितना होगा, तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन अंदर के तरफ AC लग रहा होगा और AC की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो AC इज इक्वल टू आर ओमेगा स्क्वायर। तो रेडियस कितना दिया हुआ है बच्चा, 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर यानी 2 स्क्वायर पाई स्क्वायर। सर 3 इंटू 4 इंटू पाई स्क्वायर का वैल्यू, पाई स्क्वायर इज नियरली इक्वल टू 10, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 4 12, 120 क्या है AC, दैट इज रैड पर सेकेंड स्क्वायर, हाँ या ना, 120 रैड पर सेकेंड स्क्वायर। तो ये बहुत आसानी से हम लोगों ने निकाल लिया। तो जब भी आपका ये रोटेशंस रेवोल्यूशंस पर सेकेंड पर मिनट दिया हो, मींस ओमेगा डायरेक्टली आपको दिया हुआ है, आप उसके बेसिस पे कर सकते हो। आप अगर मुझे फॉर्मूला चार्ट में जाओ, तो फॉर्मूला चार्ट में मैंने यहाँ पे ये चीज ऐड नहीं किया, बट ये क्या होता है सर, आर ओमेगा स्क्वायर भी होता है, वी स्क्वायर बाई आर या आर ओमेगा स्क्वायर, ये फॉर्मूला आपको याद रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या कह रहा है बच्चा क्वेश्चन नंबर 4, a particle is revolving in a circular path of radius 500 at a speed of 30 meter per second. Its speed is increasing at the rate of 2 meter per second. हर मोमेंट पे स्पीड इंक्रीज हो रहा है। व्हाट इज इट्स एक्सीलरेशन, उसका एक्सीलरेशन क्या होगा। तो इस बॉडी के पास दोनों, सिंस स्पीड इज इंक्रीजिंग, सो सिंस स्पीड इज इंक्रीजिंग मतलब इस बॉडी के पास AT भी होगी, स्पीड इज इंक्रीजिंग, इस बॉडी के पास क्या होगा, since speed is increasing, this body will have AT, tangential acceleration as well. This body will have tangential acceleration as well, AT as well, उसके पास AT भी होगा। तो सर उसके पास एक्सेलरेशन 2 प्रकार के होंगे, AC एंड AT। सर एक तो इसके तरफ AT होगा और एक स्पीड इज इंक्रीजिंग, तो इधर की तरफ AC होगा। उल्टा लिख दिया मैंने, इधर की तरफ आपका AC होगा और इंक्रीज हो रहा है तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी होगा। तो क्या हो जाएगा बच्चा, उसके पास व्हाट इज एक्सेलरेशन, सो एक्सेलरेशन नेट, ए नेट क्या हो जाएगा सर, रूट अंडर AC स्क्वायर प्लस AT स्क्वायर, दोनों हो जाएगा। बट दोनों का वैल्यू तो पहले निकाल ले, तो AC स्क्वायर कितना हो जाएगा, AC इज इक्वल टू V स्क्वायर बाई R,
किसी मोमेंट पे उसके पास 30 मिनट, 30 इंटू 30 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा बोलो, रेडियस कितना है 500। तो 500 मतलब 0 0 0 0, 3 3 9/5। सो AC इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 9/5, दैट इज इक्वल टू 1.4। सो रूट अंडर 1.4 का होल स्क्वायर प्लस 80 कितना है बच्चा, सर 80 होता है dV/dt। dV/dt वो कितना दिया हुआ है सर, उसकी स्पीड इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ऑलरेडी 2 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। सो इट विल बी 2 स्क्वायर। सो इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं, 1.96 प्लस 4 इक्वल टू ऑलमोस्ट लाइक 5.96 हो जाएगा। 5.96 is almost like 6, 3 3 2 point something something will come. So you can find out the root value and this will be sir meter a net na meter per second square. इतना हम निकाल सकते हैं। सो इसके पास दोनों एक्सेलरेशन होगा, AC AT दोनों होगा। AC v²/r एट एनी मोमेंट, उस समय वेलोसिटी मैंने 30 ले लिया है, और AT क्या हो जाएगा बच्चा, AT इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड। ऑलरेडी रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इस क्वेश्चन में 2 मीटर पर सेकेंड इन्होंने दे रखा है। तो क्वेश्चन बहुत ही डायरेक्ट फॉरवर्ड था, बस लिटिल कैलकुलेशन है, आपका रूट का वैल्यू है, आपको निकालने आना चाहिए। तो रूट निकालने का एक तरीका मैथमेटिक्स वाली भी होती है, आप आसानी से उसको निकाल सकते हो। इट्स ऑलमोस्ट लाइक √6, नियरली लाइक √6 भी आप लिख सकते हो, √6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में चलते हैं। प्लीज पॉज करके ट्राई करिए, मैं बार बार बोल रहा हूं पॉज करके ट्राई करिए, आपको तभी ज्यादा जाके आपको नॉलेज बढ़ेगा, क्योंकि ऑलरेडी ये सब क्वेश्चन फॉर्मूला बेस्ड है, आपका कंसेप्ट प्लस फॉर्मूला बेस्ड है, कुछ ज्यादा बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है। तो आप सारे फॉर्मूलाज को जो मैंने शुरुआत में लिखे उसको रिवाइज कर लो, ट्राई करो खुद से, सो दैट यू कैन लर्न कि मेरी क्या मिस्टेक हो रही है एंड व्हाट आई एम नॉट एबल टू ग्रास्प, आपको क्या समझ में नहीं आ रहा है। Then you can refer back to the video again and again, watch and then come to this portion. A particle is performing circular motion of radius दिया हुआ है बच्चा 1 मीटर, its speed is given, so इसकी स्पीड कांस्टेंट नहीं है, वो 2t² मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो उस समय हर समय बढ़ रही है टाइम के साथ। व्हाट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इट्स एक्सेलरेशन एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो एक्सेलरेशन क्या होगा टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो सबसे पहले वेलोसिटी एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे होगी क्या, 2 इंटू 1 का होल स्क्वायर, दैट इज 2 मीटर पर सेकेंड, हाँ या ना। तो वेलोसिटी पता चल गई, तो मुझे एक्सेलरेशन यानी एक्सेलरेशन का ए नेट के लिए मुझे दो चीज चाहिए, AC AT। AC कितनी हो जाएगी, AC इज इक्वल टू v²/r, तो एट टाइम t इज इक्वल टू 1 पे सर क्या हो जाएगी 2 इंटू 2 डिवाइडेड बाय रेडियस कितना है बच्चा, रेडियस इज 1, सो इट इज 4 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा AC। और AT की वैल्यू अगर बात करें तो AT हमारा क्या होता है, AT का हम लोग बार बार लिख रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड, dV/dt, स्पीड का चेंज, डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आ जाएगा सर 40, यानी एक्सेलरेशन भी, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट नहीं है। AT एट टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड ना, t इज इक्वल टू किस सेकेंड पे, 1 सेकेंड पे पूछा आपसे, सो 1 सेकेंड पे कितना हो जाएगा 4 इंटू 1, दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। सो वंस वी हैव गॉट AT एंड AC, सर A नेट कितना हो जाएगा सर, A नेट इज इक्वल टू AC² प्लस AT², दैट इज नथिंग बट 4√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्या हो जाएगा 4√2 पर मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें क्या, इट वाज वेरी मींस ऑब्वियस क्वेश्चन, वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ टाइम दिया हुआ है, मुझसे नेट एक्सेलरेशन पूछ रहा है टाइम t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पे, तो सर्कुलर मोशन हो रहा है, तो आपको हमेशा ये चीज समझ में आना चाहिए, सर्कुलर मोशन में AC तो होगा ही होगा, AT आपको चेक करना है निकाल के। सो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन अगर वेलोसिटी या स्पीड चेंज कर रही है, वेलोसिटी तो चेंज करती है, अगर स्पीड चेंज कर रही है सर्कुलर मोशन में तो टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, चाहे अगर वो बढ़ रही है तो एक्सेलरेशन वाला टेंजेंशियल एक्सेलरेशन होगा, अगर वो स्पीड घट रही है तो रिटार्डेशन होगा, टेंजेंशियल रिटार्डेशन भी होता है, तो वो होगा, वहां से निकाल सकते हैं AC AT एंड देन वी कैन फाइंड आउट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, क्या बोल रहा है चलिए देखते हैं।
A ring rotates about a z axis as shown in the figure. सर फिगर तो दिया नहीं हुआ है, बट अगर आप थोड़ा सा देखो, figure is not given, but particle I remember the figure of this question. क्वेश्चन कुछ ऐसा दिया हुआ है, पार्टिकल P यहाँ दिया हुआ है, z एक्सिस अगर हम मान ले z एक्सिस बाहर की तरफ है, तो एक पार्टिकल इज रोटेटिंग अबाउट द z एक्सिस, अगर आप आउट ऑफ द प्लेन मान लो, the plane of the rotation is xy. सर ये x और ये y. At any instant the acceleration of the particle is given p as shown in the figure. चलो फिगर मैं बना दे रहा हूँ. On the ring, तो पार्टिकल p पे है, मान लो ये p पार्टिकल पे है, तो एक वेलोसिटी इसके पास 6i नहीं, ये एक्सेलरेशन दिया हुआ है, तो एक्सेलरेशन एक 6i कैप है और एक -8j कैप है. तो दो एक्सेलरेशन तो दिया हुआ, तो जो सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन होगा वो AC कह सकते हैं और सामने की तरफ वो टेंजेंशियल होगा. फाइंड द एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी एट दैट इंस्टेंट. उसकी रेडियस दी हुई है, अच्छा क्वेश्चन है ये, रेडियस आपकी दी हुई है 2 मीटर. तो आपको क्या पूछ रहा है सर, इसमें दो चीज आपको पूछ रहा है, आपको अल्फा निकालने बोल रहा है और क्या निकालने बोल रहा है, फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ द रिंग एंड इट्स एंगुलर वेलोसिटी. ओमेगा भी पूछा है आपसे. तो सबसे पहले सर टेंजेंशियल एक्सेलरेशन तो दिया हुआ है, साफ साफ पता चल रहा है क्या दिया हुआ है सर, AT इज इक्वल टू हाउ मच 6 और AC इज इक्वल टू हाउ मच 8. तो वहां से मैं वेलोसिटी तो निकाल सकता हूं, AC इज इक्वल टू, सर AC 80 दिया हुआ है ना, तो अगर AC अगर मेरा 8 दिया हुआ है 8 मीटर पर सेकेंड, तो V स्क्वायर, भाई यार क्या दिया हुआ 8 मीटर, तो V स्क्वायर कितना हो जाएगा 8 इंटू 2, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकेंड एट दैट इंस्टेंट. तो ओमेगा कितना हो जाएगा, ओमेगा इज इक्वल टू V अपॉन R, तो 4/2 दैट इज 2 रैड पर सेकेंड. डायरेक्शन नहीं बता रहे, अभी डायरेक्शन बता देंगे. अगर पार्टिकल का टेंजेंशियल एक्सेलरेशन सामने की तरफ है तो वो ऐसे घूम रहा है, तो देन कर्ल करेंगे तो एवरीथिंग विल बी इनसाइड. अगर सर्कुलर में ओमेगा का डायरेक्शन भी इनवर्ड होगा, सर एंगुलर एक्सेलरेशन का भी डायरेक्शन इनवर्ड होगा, सब कुछ का डायरेक्शन हम निकाल सकते हैं. सर 80 दिया हुआ कितना 6i कैप, तो अल्फा निकालना है मुझे. अल्फा क्या होता है, अल्फा इज इक्वल टू 80 अपॉन r. 6/r इज व्हाट 2, दैट इज 3. तो अल्फा इज इक्वल टू 3 माइनस के कैप हो जाएगा, और ओमेगा क्या हो जाएगा अपना सर 2 माइनस के कैप हो जाएगा. निकाला जा सकता है आराम से, ये बहुत इजीली इंफॉर्मेशन से पता चल सकता है. सो दिस वाज द क्वेश्चन, इट वाज अ गुड क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन था. जब आपको अगर एक्सेलरेशन ऑन एनी पार्ट ऑफ द रिंग दिया हुआ है तब आसानी से आप निकाल सकते हो. ओके, अनदर वन वेरी गुड क्वेश्चन. छठा क्वेश्चन है या पांचवा है, सो 7वां क्वेश्चन है ये. चलिए देखते हैं क्या बोल रहा है. A cyclist is riding with a speed दिखा रहा है. As he approaches a circular turn on a road of radius इतना, he applies a brake which reduces its speed at a constant rate of 0. यहाँ पे angular, यहाँ पे tangential retardation हो रहा है. Determine the velocity determine the magnitude and the direction of its net acceleration. तो सर अगर सर्कुलर मोशन में जैसे ही साइक्लिस्ट पहुंचा है, यहाँ पे मान लीजिए ये साइक्लिस्ट है, इस साइक्लिस्ट पे ध्यान से देखिए. पहला चीज क्या बोल रहा है, स्पीड दिया हुआ है, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी सर 18 किलोमीटर पर आवर. इसको क्या करे, बड़ा से छोटा, किलोमीटर से मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना है, तो बड़ा से छोटा मतलब छोटा से बड़ा 5/18. याद रखिएगा, ये करने का तरीका आपको आता होगा, या आप याद करो, किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकेंड में 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो ये यूनिट बड़ा से छोटा में जा रहा है, तो रेशियो अपोजिट से मल्टीप्लाई होता है, छोटा बाई बड़ा 5/18 से. तो वेलोसिटी आ गई है, उस स्पीड से जा रही है एज यू अप्रोचेस ए सर्कुलर रोड. यहाँ पे इसकी वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड है. रेडियस दिया हुआ सर्कुलर टर्न का, सर सर्कुलर टर्न का अगर आप रेडियस मान के चलिए, तो रेडियस कितना दिया हुआ 25√2 मीटर, है ना. ही अप्लाइज अ ब्रेक विच रिड्यूसेस इट्स स्पीड. 80 दिया हुआ है आपको, सर 80 दिया हुआ है,
AT क्या हो जाएगा सर, AT इज इक्वल टू माइनस 0.5 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है। डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ इज नेट एक्सीलरेशन। तो सर इसका एक्सीलरेशन एक AT पीछे की तरफ होगा, AT क्योंकि रिटार्ड कर रहा है, और एक सेंटर की तरफ होगा AC। AC कितना होगा बच्चा सर, AC हो जाएगा V² अपॉन R। तो V कितना था उस समय में जब था 5 गुने 5 डिवाइडेड बाई 25 बाई √2। तो ये 1/√2 आ जाएगा सेंटर के तरफ। तो सर ये भी 1/2 और 1/√2, तो A नेट कितना हो जाएगा सर, √AC² प्लस AT²। तो अगर AC की बात करें, AC कितना हो जाएगा 1/2 प्लस, अगर AT की बात करें तो कितना हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर 1/4। क्या हो जाएगा, अगर मैं 4 LCM लूँ तो 4 LCM लूँ तो यहाँ पे 2 + 1 √3/4 दैट इज √3/2 आ जाएगा नेट एक्सेलरेशन। और नेट एक्सेलरेशन अपना किधर की तरफ होगा, इधर। नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा, जो ग्रीन पेन मैं दिखा रहा हूं, नेट एक्सेलरेशन इधर की तरफ होगा। दिस इज A नेट, आया ना, A नेट। ये आसानी से हमें पता चल रहा है सर्कुलर मोशन का कैसे हम AC और AT बाय रीडिंग द लैंग्वेज हम इसको निकाल सकते हैं। AC और AT बाय रीडिंग द लैंग्वेज हम निकाल सकते हैं। लेट मी जस्ट कूल द टेम्परेचर, या प्लीज इसको अच्छे से देखिए, बनाइए और समझिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा टॉपिक आ गया। Basically, this is the static of dynamics of circular motion. Centripetal, centrifugal and tangential force के बारे में पढ़ रहे हैं, means starting of dynamics। किसका है, dynamics of circular motion, dynamics of circular motion, dynamics of circular motion। चलिए ध्यान दीजिए यहाँ। तो सेंट्रीपिटल फोर्स, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा है तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए ही चाहिए होगा। मैं पहले भी बोल चुका हूं, सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन होना ही होना चाहिए। तो इसीलिए सेंट्रीपिटल फोर्स ही सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन लाता है। बट कोई ये नया फोर्स नहीं है, आप ध्यान से समझो। ऑलरेडी वी हैव लर्न सम फोर्सेस, टेंशन फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स। कोई प्री एग्जिस्टिंग फोर्स ही सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाएगा हमारे केस के लिए, अगर सर्कुलर मोशन हो रहा होगा। तो मेजॉरिटी ऑफ द केस हम जो अब कवर करेंगे, उसमें स्ट्रिंग, उसमें स्प्रिंग, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स, 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी दिखेगा, मैग्नेटिक फोर्स दिखेगा। तो बहुत सारा प्री एग्जिस्टिंग फोर्स के चलते और वही फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाता है जो सर्कुलर मोशन लाता है। तो वो हमेशा किधर होगा, सेंटर की तरफ होगा। अभी हमने देखा हर मोमेंट पे बॉडी मूव कर रहा है, उसकी एक स्पीड होगी ही होगी, या तो वो कांस्टेंट स्पीड हो सकती है या तो वो चेंजिंग स्पीड हो सकती है। अगर चेंज हो रही है तो AT भी होगी, टेंजेंशियल एक्सीलरेशन भी होगा। अगर कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो बस AC होगा, हाँ या ना। ये सब कॉन्सेप्ट्स आपको धीरे धीरे समझ में आने लगे होंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा, बोलिए। तो फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल हमारा क्या दिया हुआ है सर, मास इनटू AC। और हमेशा किधर होगा बच्चा, इट विल बी ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर, हमेशा सेंटर की तरफ डायरेक्टेड होगा। तो इसको ये भी बोल सकते हैं, बोलो सर, फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू MR ω²। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। या फोर्स ऑफ सेंट्रीपिटल इज इक्वल टू mv²/r। दोनों फॉर्म में लिख सकते हैं, या तो ओमेगा के फॉर्म में लिख सकते हैं या तो वेलोसिटी के फॉर्म में लिख सकते हैं। एंड इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द रेडियस वेक्टर, इसीलिए -r लगाया है। अगर डायरेक्शन देना है तो ऑलवेज अपोजिट टू द रेडियल वेक्टर। रेडियल मतलब रेडियस वाला वेक्टर के अपोजिट होगा। तो ये तो कॉमन सेंस है, इट इज ऑलवेज अपोजिट टू द रेडियस और ये रेडियल वेक्टर, हाँ या ना।
बस इतनी इंपॉर्टेंट बातें थी। सेंट्रीपिटल फोर्स में अगर आगे बढ़े तो क्या दिया हुआ है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो ये फोर्स तब आता है, ये हर समय नहीं होता है, ये डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। आपको न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में एक कंसेप्ट याद होगा, स्यूडो फोर्स। तो इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, इट इज अ स्यूडो फोर्स। ये हर जगह नहीं दिखेगा, ये उसी बॉडी के लिए दिखेगा जो नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है। अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर एक सर्कुलर मोशन को लिख रहा होगा, या जो सर्कुलर मोशन हो रही है उसी सर्कुलर मोशन में कोई बैठ जाए, तब अगर इक्वेशन लिखेगा तो उसके लिए वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स एड अप करना पड़ेगा। तो इट इज अ स्यूडो फोर्स, ये रियल फोर्स नहीं है। द apparent फोर्स दैट इज फेल्ट बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, ये फील होता है, ये रियल फोर्स नहीं है, ये फील होता है ड्यू टू इनर्शिया दैट एक्ट्स रेडियली अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द रोटेशन। तो अगर मैं आने वाले एग्जांपल्स में आपको समझाऊंगा कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है और वो खुद सर्कुलर मोशन वाले सिस्टम पे बैठ जाए, तो अगर वो इक्वेशन लिखेगा तब उसको स्यूडो फोर्स ऐड करना पड़ेगा। मैं इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल भी आपको आगे आने वाले समय में दूंगा। सर इसकी वैल्यू सेम होती है, अगर ध्यान से समझिए, ये मेरा एक बॉडी है जो ओमेगा से घूम रहा है, यहां पे अगर एक ब्लॉक है, अगर ये ओमेगा से घूम रहा है तो ये ब्लॉक भी अगर सामने फ्रिक्शन के चलते ओमेगा से घूमने लग जाएगा। मान लीजिए घूम रहा है ओमेगा से ये भी। तो अगर इसी 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 सर्कुलर टेबल पे अगर मेरा एक नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक आदमी खड़ा है, अगर इसी फ्रेम में जो टेबल घूम रहा है उसी टेबल पे एक ब्लॉक भी है और एक आदमी भी है, तो ये आदमी क्या सर्कुलर मोशन कर रहा होगा? यस, ये भी घूम रहा होगा ओमेगा से, क्योंकि पूरा टेबल ही घूम रहा है, तो वो आदमी भी घूम रहा होगा, वो ब्लॉक भी घूम रहा होगा। अगर ये आदमी इस ब्लॉक को देखेगा, फॉर दिस पर्सन, फॉर पर्सन ए, अगर ये पर्सन ए है, फॉर पर्सन ए जो कि नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, निफो है, क्या ये निफो। अगर आपको निफो के बारे में नहीं पता है तो आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में जाके स्यूडो फोर्स का वीडियो देख सकते हैं। तो निफो है यानी नॉन इनर्शियल फ्रेम का ऑब्जर्वर है, देन स्यूडो फोर्स लगेगा। ही विल ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट एज स्टेशनरी, ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट, ये क्या अपना ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट एज स्टेशनरी, ही विल ऑब्जर्व द ऑब्जेक्ट ओ एज स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो उस पर क्या लगाएगा वो स्यूडो फोर्स लगाएगा। तो वो स्यूडो फोर्स जब लगाएगा तो उस पर बाहर की तरफ स्यूडो फोर्स दिखाएगा। ही विल अप्लाई स्यूडो फोर्स, ही विल अप्लाई स्यूडो फोर्स। स्यूडो फोर्स का वैल्यू याद करो क्या होता था सर? स्यूडो फोर्स इज इक्वल टू मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सर मास ऑफ ऑब्जेक्ट क्या है? मास ऑफ ऑब्जेक्ट अगर आप ध्यान दोगे, इस आदमी का मास है कैपिटल एम और इस ऑब्जेक्ट का मास है अगर छोटा एम, तो यहां पे फोर्स क्या लगेगा सर? मास ऑफ ऑब्जेक्ट इनटू एक्सीलरेशन ऑफ ऑब्जर्वर। सर ये बॉडी सर्कुलर मोशन कर रहा है, अगर टेबल घूम रहा है तो आदमी पे सर फोर्स किधर लग रहा होगा? एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ। इस पे क्या लग रहा होगा? एक एक्सीलरेशन AC सेंटर की तरफ लग रहा होगा। तो ये क्या दिखा देगा इस पे एक AC दिखा देगा बाहर की तरफ। इस पे सेंटर की तरफ लग रहा है तो उसके अपोजिट जोड़ देगा बाहर की तरफ क्या? AC। जो भी एक्सीलरेशन ऑब्जर्वर का होता है जस्ट उसका अपोजिट, तो इसका एक्सीलरेशन सेंटर की तरफ तो उसका एक्सीलरेशन सेंटर से बाहर। ये कॉन्सेप्ट होता है, हाँ या ना? क्योंकि ये आदमी का एक्सीलरेशन हर वक्त चेंज हो रहा है तो उसका भी हर वक्त एक्सीलरेशन आउटवर्ड होते जाएगा। ये अगर वो सेंटर की तरफ है तो वो सेंटर से अवे हो जाएगा। सो दिस इज द स्यूडो फोर्स MAC। तो ये भी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का भी वैल्यू सेंट्रीपिटल जैसा ही होता है। इट्स डायरेक्शन इज रेडियली आउटवर्ड होता है, रेडियली आउटवर्ड। उसकी भी वैल्यू वही होती है mv²/r या mr ओमेगा स्क्वायर। सेंट्रीपिटल फोर्स एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आर रियली द एग्जैक्ट सेम फोर्स जस्ट इन अपोजिट डायरेक्शन। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स किसके लिए लगता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम के लिए। और सेंट्रीपिटल फोर्स किसके लिए लगता है? इनर्शियल फ्रेम के लिए।
बिकॉज दे आर एक्सपीरियंस फ्रॉम डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इन्होंने बोला हुआ है डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे के लिए ही ये दोनों फोर्स लगती है, ये डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए दोनों फोर्स लगती है। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हमारा किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए होता है? नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस के लिए। चलिए आगे बढ़े। टेंजेंशियल फोर्स कौन सा फोर्स होगा? जो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन लाएगा। तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कहां होगा? जहां पे भी आपका टेंजेंशियल एक्सीलरेशन होगा वहां पे एक टेंजेंशियल फोर्स होना चाहिए। तो टेंजेंशियल फोर्स is the force acting on a body in circular motion in the tangential direction of a curved path. A tangential force is follow-up of a tangential acceleration, which is always at right angle to the radius, okay, which originate from the axis of rotation. थोड़ा दिमाग लगाइए, अगर एक सर्कुलर मोशन हो रहा है, अगर बॉडी कोई जा रही है, अगर उसके पास इधर वेलोसिटी है और उसके पास इधर एक्सीलरेशन भी है at, तो इस पे फोर्स जो लग रहा होगा टेंजेंशियल फोर्स वो किधर लग रहा होगा? इसी डायरेक्शन में लगेगा ना, एफ टेंजेंशियल, उसकी वैल्यू कितनी होगी? मास इंटू एटी। और एफ सी किधर लगेगी? एफ सी सेंटर की तरफ लगती है, उसकी वैल्यू होती है एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ये तो कॉमन कंसेप्ट है, जिधर एक्सेलरेशन होगा उधर एक फोर्स होगा। अब उस फोर्स का कारण कुछ भी हो सकता है। राइट नाउ हाउ डज द फोर्स कम? दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसिडरेशन। हमारा कंसिडरेशन है कि फोर्स लग रहा है कि नहीं लग रहा और कितना वैल्यू का लग रहा है। डायरेक्शन भी पता चला, कैसे आया वी डोंट केयर, कौन दे रहा है नहीं दे रहा, दैट इज नॉट ऑफ आवर कंसिडरेशन। सो एफ टी इज इक्वल टू मास इंटू एटी, एंड दैट इज इक्वल टू, अगर एटी की वैल्यू आप याद करो तो एटी इज इक्वल टू आर अल्फा भी होता है। तो हम लोग यहां से लिख सकते हैं एम इंटू आर इंटू अल्फा, एम इंटू आर इंटू अल्फा। ये बहुत आसानी से हम लोग समझ सकते हैं टेंजेंशियल फोर्स टेंजेंशियल एक्सीलरेशन ने क्या आता है, उसकी डायरेक्शन टेंजेंशियल एक्सीलरेशन या टेंजेंशियल रिटार्डेशन की तरफ ही होगा। तो वो जो फोर्स लेके आते उसकी वैल्यू m इंटू एटी होगी, यानी एम आर अल्फा होगा। अब हम लोग प्रॉब्लम्स सॉल्व कैसे करते हैं जो भी डायनामिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन से रिलेटेड हो? कुछ नहीं करना है, हमें फ्री बॉडी डायग्राम ऑफ दैट बॉडी बनाना है। हमें क्या करना है? फ्री बॉडी डायग्राम बनानी है। ये तो हम लोग पहले भी करते थे, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में अगर फोर्स दिखानी तो फिर बीडी तो बनानी पड़ेगी। एक्सिस शुड बी वेल डिफाइंड, पहले एक्सिस डिफाइन कर लो, प्रिफरेबली द रेडियल और एक्सियल। रेडियल को एक्स बना दो, एक्सियल को वाई बना दो। ऑल फोर्सेस शुड बी रिजॉल्व अलोंग द चोजन एक्सिस, सारे फोर्स को एक्स एंड वाई के अलोंग रिजॉल्व कर दो, देन वी कैन आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। न्यूटन लॉ, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन शुड बी अप्लाइड। न्यूटन का कौन सा लॉ लगाना है? न्यूटन का सेकेंड लॉ लगाना है, अप्लाइड रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन। किधर? रेडियल एंड टेंजेंशियल डायरेक्शन में। Forces in the plane perpendicular to the circular motion should also be balanced. Forces in the plane perpendicular to circular motion, अगर circular motion घूम रहा है तो perpendicular to it should also be balanced. क्वेश्चन करेंगे तभी ज्यादा समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करते जाएंगे तो हमारा कंसेप्ट ग्रो करते जाएगा। ये सारी चीजें अपने आप सीखते चली जाएंगे, इसको रटना नहीं होता है, इनको क्वेश्चन के थ्रू याद प्रैक्टिस करते 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 आपके माइंड में, आपके मसल मेमोरी में आ जाती है। चलिए पहला क्वेश्चन हमारे सामने आ चुकी है, पहला क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन ऑफ डायनेमिक्स ऑफ सर्कुलर मोशन। चलिए क्या बोल रहा है ये हमारा, अ ब्लॉक ऑफ मास m, इस ब्लॉक का मास m दिया हुआ है, with speed v is moving and against a smooth fixed vertical groups। तो वर्टिकल ग्रुप्स मतलब आप ध्यान दो, आप अगर अपने गार्डन में देखोगे तो फेंसिंग करा के रखते हैं हम लोग, लकड़ी की फेंसिंग करा के रखते हैं। तो ये लकड़ी की फेंसिंग नहीं, ये आइस की फेंसिंग। मान लीजिए कि एक अंटार्कटिका के फ्रोजन लेक पे आइस की फेंसिंग की हुई है, समझ में आ रहा? और एक आइस क्यूब को आप एक जगह पे रख के रोल कर दियो, तो वो उस फेंसिंग के अलोंग मूव करता रहेगा जिंदगी भर, वो फेंसिंग के अलोंग मूव करता रहेगा, वो आइस क्यूब ऐसे घूमता रहेगा फेंसिंग के अलोंग, हाँ या ना? तो फील लेने के लिए मैंने ये एग्जांपल लिया है। तो ग्रुप ऑफ रेडियस आर, वो जो मूव करता रहेगा तो उसकी सेंटर से डिस्टेंस कितनी है, सेंटर से दूरी कितनी है बच्चा? आर दिया हुआ है, ये बहुत ज्यादा, एक मिनट, सेंटर से आर डिस्टेंस दी हुई है, आर डिस्टेंस दी हुई है, हाँ।
ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस। सर इसीलिए मैंने अंटार्कटिका का फ्रोजन लेक कहा कि फ्रिक्शन नहीं है। म्यू कितनी है बच्चा? म्यू इज 0। पहला, नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द ब्लॉक। जो फ्लोर है, तो अगर आप आइस क्यूब को देखिएगा तो आइस क्यूब का फ्लोर ये होगा और वो अंदर की तरफ घूम रहा होगा, तो वो जूम करके घूम रहा है, तो नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, फ्लोर से mg नीचे। तो क्या लिखेंगे हम? सर एक फोर्स तो mg लग रहा होगा और फ्लोर से उसको नॉर्मल मिल रहा होगा, तो नॉर्मल फ्रॉम द फ्लोर, पहला नॉर्मल फ्रॉम द फ्लोर मस्ट बी इक्वल टू mg। जो नॉर्मल फ्रॉम द फ्लोर मिल रहा है वो mg के बराबर होगा। ये तो बहुत इजी चीज है। नॉर्मल रिएक्शन फ्रॉम द वर्टिकल वॉल ऑफ द ब्लॉक, जो वर्टिकल फेंसिंग की हुई है उससे नॉर्मल मिल रहा होगा। क्यों मिल रहा होगा? तो ये ब्लॉक किधर जाना चाह रहा होगा? इस ब्लॉक पे बाहर की तरफ। अगर ब्लॉक पे ही इंसान बैठ जाए, हमारा नॉन इनर्शियल फ्रेम का आदमी ब्लॉक पे ही बैठ गया है, कौन है ये? निफो। प्लीज गो एंड वॉच स्यूडो फोर्स वाला वीडियो ऑफ न्यूटन ऑफ मोशन। अगर वो आपको नहीं आती है तब आपके साथ दिक्कत हो सकती है। अगर वो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आता है तो ये वर्टिकल सर्कुलर मोशन समझना बहुत आसान हो जाएगा। वर्टिकल सर्कुलर मोशन नहीं, ये तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन है। आगे आने वाले चैप्टर में वर्टिकल सर्कुलर मोशन है। तो प्लीज उस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, जाके देख लीजिए, तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इस पे एक बाहर की तरफ फोर्स कितना लगेगा बच्चा? एम वी से गिर रहा है तो वी स्क्वायर बाय आर ले लेंगे, और अंदर की तरफ क्या लग रहा होगा? एक नॉर्मल फोर्स लग रहा होगा, नॉर्मल फ्रॉम वॉल लग रहा होगा। तो हम कह सकते हैं सर नॉर्मल फ्रॉम वॉल मस्ट बी बैलेंसिंग सर एम वी स्क्वायर बाई आर या एफ सेंट्रीफ्यूगल। तो वो क्या है बच्चा? वो रेड पेन से हम नहीं दिखाना चाहिए, स्क्यू लाइन से दिखाना चाहिए। वो क्या है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मल फ्रॉम द वॉल। तो ये दोनों कंसेप्ट वाइज क्वेश्चन थे। एक ब्लॉक ऐसे घूम रहा अगेंस्ट द वॉल ऑफ द कंटेनर। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं सेकेंड क्वेश्चन। ओके, सो सेकेंड क्वेश्चन फॉर द डे क्या कह रहा है बच्चे? ये a body of mass 0.1 kg is moving on a circular path of diameter 1 मीटर का at the rate of 10 revolutions per 31.4 seconds। तो जब भी रेवोल्यूशन दिया रहे, तो आपको आज ही मैंने रेड पेन से पॉइंट दिखाया, ओमेगा दिया हुआ है। ओमेगा होता है डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी। तो कितने रेवोल्यूशन हो रहे हैं सर? 10 रेवोल्यूशन, यानी 10 इंटू एक रेवोल्यूशन में कितना डेल्टा थीटा होता है? 2 पाई। टाइम कितना हो जाएगा मेरे बच्चा? तो टाइम दिया हुआ है सर 31.4 सेकेंड्स। तो सर जैसी 31.4 दिखे तो पाई को 3.14 लिख दीजिए ना। ये सब तो कॉमन चीजें जो आपको पता होंगी। 3.14 लिखने से मेरा काम आसान हो जाएगा। 31.4, तो सर 3.14 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 10 2 जा, तो 2 रैड ओमेगा क्या आ जाएगा? 2 रैड पर सेकेंड आ जाएगा हमारा। द सेंट्रीपिटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी कितना होगा? तो सेंट्रीपिटल बॉडी सर्कुलर पाथ, बहुत इजी है, बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, तो सेंट्रीपिटल ए सेंट्रीपिटल कितना होता है सर? सेंट्रीपिटल फोर्स पूछ रहा है, एक्सीलरेशन नहीं। तो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो जाएगा? एफ सी सर एम इंटू ए सी, दैट इज एम इंटू ए सी सर एम इंटू वी स्क्वायर अपॉन आर, या एम आर ओमेगा स्क्वायर, एम आर ओमेगा स्क्वायर। सर मास कितना दिया हुआ है? 0.1 इंटू रेडियस कितनी है बच्चा? 1 मीटर, डायमीटर इज 1 मीटर, सो रेडियस इज इक्वल टू 1/2 इंटू ओमेगा का स्क्वायर कर दो तो कितना हो जाएगा? 4, सो इट इज 2, तो 0.2 न्यूटन इज द सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स कितना हो जाएगा? 0.2 न्यूटन। हाँ या ना? तो ये बहुत आसानी से ये भी चीज हमें समझ में आ गई। नेक्स्ट थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है? ब्लॉक ऑफ मास 2 kg is tied to the string of length 2 meter and the other end which is fixed, other end fixed किया हुआ है। The block is moving on a smooth horizontal surface table with a constant speed 5 मीटर पर सेकेंड। तो बॉडी जूम करके मूव कर रही है, ये स्ट्रिंग से अटैच्ड है, ये एक स्ट्रिंग पेग्ड है उससे अटैच्ड है। क्या अटैच्ड है? ब्लॉक ऑफ मास 2 kg को, ब्लॉक ऑफ मास 2 kg को अटैच किया गया है और एक टेबल पे वो घूम रहा है विद कांस्टेंट स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। किस स्पीड से मूव कर रहा है? 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है, टेंजेंशियली मतलब घूम रहा है। स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया हुआ है 2 मीटर, स्ट्रिंग का लेंथ भी दिया हुआ है 2 मीटर।
तो चलिए, यानी मास दिया हुआ 2 kg, तो व्हाट इज द ब्लॉक इज मूव्ड ऑन ए स्मूथ हॉरिजॉन्टल टेबल विद कांस्टेंट स्पीड, फाइंड टेंशन। तो सर टेंशन लग रही होगी, बिल्कुल लग रही होगी, टेंशन अंदर की तरफ लग रही होगी। और वी कैन से यूजिंग इनिफो, ये अगर आदमी यहाँ खड़ा है तो एक आदमी सर्कुलर मोशन होता हुआ देख रहा होगा, तो फॉर ये क्या इफो है, इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, इफो फॉर इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर ब्लॉक इज डूइंग सर्कुलर मोशन। ब्लॉक, ये लाइन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि अगर वो निफो उसके ऊपर में रख दो तो निफो मिल जाएगा, तो निफो मीन्स नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, फिर उसके लिए ब्लॉक स्टेशनरी हो जाएगा। इस ब्लॉक के लिए, इस आदमी के लिए वो ब्लॉक सर्कुलर मोशन कर रहा है, ब्लॉक इज डूइंग सर्कुलर मोशन, हाँ या ना, सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशन कर रहा है ब्लॉक। तो टेंशन इज द नेसेसरी एफ सेंट्रीपिटल, तो टेंशन का वैल्यू कितना हो जाएगा सर, एम वी स्क्वायर बाई आर। तो मास कितना है ब्लॉक का सर 2, वेलोसिटी कितनी है 5 × 5, और रेडियस कितना दिया हुआ है 2 मीटर, सो इट इज 25 न्यूटन, हाँ या ना, 25 न्यूटन। बहुत हार्ड क्वेश्चन नहीं थी, बहुत आसानी से हम इस क्वेश्चन को समझ चुके हैं। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट। अब आपको जब कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो प्लीज पॉज करके खुद से ट्राई करिए। अ ब्लॉक ऑफ मास m इज टाइड टू ए स्प्रिंग ऑफ, स्प्रिंग कांस्टेंट k दिया हुआ है, नेचुरल लेंथ अगर उस स्प्रिंग का l है, एंड अदर एंड ऑफ द स्प्रिंग इज फिक्स्ड एट o, ओके। द ब्लॉक मूव्स इन ए सर्कुलर पाथ ऑफ स्मूथ हॉरिजॉन्टल सरफेस, ऐसे घूम रहा है और स्प्रिंग से अटैच्ड है, तो स्प्रिंग वो बाहर की तरफ, उस पर अगर फोर्स लगेगा, एक फील करेगा बाहर की तरफ फोर्स, तो वो एक्सटेंड होना चाहेगा, तो उसको अंदर की तरफ स्प्रिंग फोर्स लग रहा होगा kx, विद कांस्टेंट ओमेगा दिया हुआ ओमेगा से। फाइंड द टेंशन, तो मान लेते हैं ये स्प्रिंग में अंदर फोर्स लग रहा होगा क्या kx, और अगर आप आदमी इसी के ऊपर बैठा दो, ये क्या हो जाएगा निफो, अगर उस ब्लॉक के ऊपर ही बैठा हुआ है, तो फॉर निफो अगर ब्लॉक के ऊपर ही बैठ जाओ ना तो तुमको स्टेशनरी लगेगा, लगेगा ब्लॉक रुका हुआ है, तो फॉर निफो नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑब्जर्वर, सर ब्लॉक विल बी स्टेशनरी, ब्लॉक तो स्टेशनरी लगेगा, विल बी स्टेशनरी। आप अगर बहुत बड़े जाइंट व्हील में बैठ के सर्कुलर मोशन कर रहे हैं, आपके साथ आपका भाई या आपका बहन बैठा हुआ है, तो वो आपको सर्कुलर मोशन करता हुआ दिखेगा या स्टेशनरी दिखेगा, स्टेशनरी दिखेगा। तो आप क्या है नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तभी आपको स्टेशनरी दिख रहा है, तो ब्लॉक विल बी स्टेशनरी। तो सर जब स्टेशनरी रहेगा तो मुझे क्या दिखाना पड़ेगा, एक स्यूडो फोर्स दिखाना पड़ेगा, मास ऑफ द ब्लॉक, और उसकी तरफ एक सेंटर, तो AC, मास इनटू AC। चलिए, तो ब्लॉक विल बी स्टेशनरी, यानी kx मस्ट बैलेंस मास इनटू AC, ओके। सो k का वैल्यू क्या दिया हुआ है मेरे बच्चा, सर k दिया हुआ है, एक्सटेंशन है ब्लॉक ऑफ मास, क्या पूछा है, फाइंड द टेंशन पूछा है इन दिस, तो इस kx का वैल्यू पूछा है, दैट इज m इंटू, सर वहां पे ओमेगा, तो m इंटू रेडियस का वैल्यू कितनी है, रेडियस 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 रेडियस, अगर वो l प्लस एक्स हो जाएगा, एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर। अगर नेचुरल लेंथ था थोड़ा एक्सटेंड हो गया तब घूम रहा है, तो एल प्लस एक्स का तो तुमको निकालना क्या है के एक्स, एल प्लस एक्स इंटू ओमेगा स्क्वायर, नेचुरल लेंथ एल है, एल प्लस एक्स पे ही आ गई है पूरा फोर्स, आपको एक्स निकालना पड़ेगा। तो अगर मैं बोलूं, तो अगर यहां से मैं एक्स निकालूं तो मेरा काम हो जाएगा। पहले मेरे को ये बताओ कि अगर मैं यहां से के एक्स इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर प्लस एम एक्स ओमेगा स्क्वायर लिख सकता हूँ, यहां से मेरा एक्स कितना आ जाएगा, एक्स के माइनस एम इंटू ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स कितना आ जाएगा सर, एम एल ओमेगा स्क्वायर डिवाइडेड बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर, देयरफॉर टेंशन इज इक्वल टू के एक्स, सो के एम एल ओमेगा स्क्वायर बाई के माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। तो मैंने पहले x निकाल लिया एंड देन वहां से x निकाल के यहाँ पे वैल्यू रख दिया, सो दिस इज द फाइनल
एक्सटेंशन या टेंशन इन द स्ट्रिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन, या हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन इसको हम लोग ध्यान से देखते हैं कि क्या है। हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन, चलिए ये नेक्स्ट डे करेंगे, इसको बढ़िया से नेक्स्ट डे करते हैं। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। प्लीज प्रैक्टिस डायनेमिक्स ऑफ क्वेश्चन, इसको नेक्स्ट डे इसको अच्छे से स्टार्ट करके करते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिए।